हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम एक बहुत ही विशेष विषय भारत की नदियां, उद्गम, प्रवाह और संगम नाम से एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि भूगोल से संबंधित है। आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उनके मैप में 2 नंबर का क्वेश्चन नदियों के प्रवाह स्थल और उनके लोकेशन से रिलेटेड आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें, चैनल से जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि लिंक आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतवर्ष में नदियां अपने प्रवाह की निरंतरता और स्थिति के आधार पर विभाजित की गई हैं। यानी डिवीजन ऑफ द रिवर्स इज ऑन द बेसिस ऑफ द continuity ऑफ देयर फ्लो एंड लोकेशन। स्थिति के आधार पर अगर नदियों को बांटा जाए, लोकेशन के आधार पर बांटा जाए, तो उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, यानी कर्क रेखा को हम 20 से डिवाइड, जो कि भारत को डिवाइड करती है, उसके ऊपर की तरफ उत्तर भारत की नदियां और नीचे की तरफ दक्षिण भारत की नदियां आती हैं। जबकि प्रवाह के आधार पर मानसूनी नदियां और सदावाहिनी नदियां 2 प्रकार माने जाते हैं। उत्तर भारत की नदियों में प्रमुख 3 नदियां हैं, यानी उत्तर भारत की नदियों को 3 भागों में फिर से बांटा जा सकता है। गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियां और सिंधु नदी और सहायक नदियां। यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगर ये बात पूछी जाती है कि मुख्य 3 नदियां कौन सी हैं या इसमें से उत्तर भारत की नदी कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु आती हैं। जबकि दक्षिण भारत की नदियों में हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आती है, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो में नर्मदा और ताप्ती आती हैं। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, इन दोनों नदियों में अगर हम विभाजन या अंतर की बात करें, एक तुलनात्मक अध्ययन देखें, तो उत्तर भारत की नदियां वर्ष पर्यंत बहती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां मानसूनी नदियां हैं, यानी समय समय पर बहती हैं, कभी सूख जाती हैं। उत्तर भारत की नदियों में बर्फ के पिघलने से जल आता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां जल विद्युत के अनुकूल हैं। यहाँ पर वर्ष भर जल नहीं आता, यहाँ जल बारिश के समय आता है। उत्तर भारत की नदियां यातायात के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, दक्षिण भारत की नदियों में यातायात संभव नहीं है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों से बहती हैं। उत्तर भारत की नदियों से सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियां समतल मैदानी भागों से बहती हैं जहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। जबकि दक्षिण भारत की नदियां चट्टानी मैदानों से बहती हैं, पर्वतों और पठारों के बीच से बहती हैं, यह ऊंचे नीचे स्थान से बहती हैं। इसके कारण यह सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि जल विद्युत के लिए दक्षिण भारत की नदियां उपयुक्त हैं। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यानी दक्षिण भारत की नदियों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, तो इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो कि पश्चिम की ओर ना बह करके पश्चिम से पूरब की ओर बहेंगी, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, चूंकि अरब सागर पश्चिम की ओर है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो उत्तर जो बंगाल की तरफ खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, यह नदियां डेल्टा बनाती हैं। यह नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, यह नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां रिफ्ट वैली से बहती हैं, नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। यह नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ईस्चुअरी बनाती हैं। डेल्टा नदियों के अंतिम पड़ाव पर जबकि उनका प्रवाह धीमा हो जाता है, उनकी धाराओं का कई भागों में बट जाने की कार्यशैली है, जबकि ईस्चुअरी तेज प्रवाह के कारण वी शेप वैली बनाते हुए समुद्र में मिलने की प्रक्रिया है। अब एक एक कर नदियों का अध्ययन करेंगे। इंडस रिवर, आप एरो से देख सकते हैं, मैप में इंडस रिवर को एरो से मार्क किया है मैंने। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जिनमें झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज हैं। सभी नदियां सिंधु नदी में बाएं तट से मिलती हैं। अब सिंधु नदी है क्या? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानो ख्वाब हिमनत से या हिमानी से निकलती है। 2800 किलोमीटर की लंबाई तय करके पाकिस्तान में कराची बंदरगाह के पास
अरब सागर में गिरती है। इस तरीके से तिब्बत के पास से इमर्ज होकर के अरब सागर में गिरने वाली नदी है झेलम। झेलम नदी इंडस की सहायक रिवर है। वेरेनाग के पास कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। 725 किलोमीटर का इस नदी का बहाव है। यह नदी 725 किलोमीटर बहने के बाद चिनाब में मिल जाती है, यानी झेलम चिनाब की सहायक नदी है। सारी नदियां चिनाब में मिल रही हैं। चिनाब अंत में सिंधु नदी पे मिलती है। इस तरीके से ये पंजाब जो है 5 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है। सिंधु नदी की सारी नदियां बाएं तट से मिलती हैं। चिनाब नदी कश्मीर में बारालाचा दर्रा से निकलती है। 1800 किलोमीटर का बहाव है इस नदी का। सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि झेलम नदी चिनाब में मिल जाती है, रावी नदी चिनाब में ही मिलती है, और ब्यास नदी पहले सतलज में मिलती है, सतलज चिनाब में मिल जाती है। इस तरीके से चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पर जानी जाती है। यह नदी भी बाएं तट से सिंधु नदी को ज्वाइन करती है। सिंधु की सबसे सहायक नदी है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास यह नदी अपना उद्गम स्थल पाती है, या वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। 720 किलोमीटर का अप्रवाह है इस नदी का। 720 किलोमीटर बहने के बाद यह नदी चिनाब नदी में मिल जाती है, यानी यह नदी भी चिनाब की सहायक नदी है। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिनाब की 2 सहायक नदियां बताइए, तो रावी नदी और झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी हो जाएंगी। ब्यास नदी, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास एक झील से निकल करके मात्र 470 किलोमीटर का बहाव रखती है। यह 470 किलोमीटर बहने के बाद सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज बाद में चिनाब नदी में मिलती है, और चिनाब नदी सिंधु नदी में मिलती है। इस तरीके से 5 नदियों में सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी है आपकी ब्यास नदी। सतलज नदी, सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। 750 किलोमीटर का इस नदी का लंबाई का क्षेत्र है जहाँ पर यह नदी बहती है, और अंत में यह नदी चिनाब में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम आगे देखें तो चिनाब की सहायक नदियों में सतलज, रावी और झेलम है। सतलज की सहायक नदी ब्यास है। चिनाब की सहायक 3 नदियां हैं, और सिंधु नदी की ये 5 नदियां सहायक हैं। अगला प्रवाह तंत्र गंगा नदी का प्रवाह तंत्र है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से देवप्रयाग नामक जगह पर जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो इसके आगे से इसका नाम गंगा कहलाता है। इसके पहले ये भागीरथी के नाम से बहती है। 2525 किलोमीटर का इस नदी का बहाव है। बांग्लादेश में यह नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। वहाँ इसके बाद इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी पद्मा के नाम से बहती हुई सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती है। अगला नदी का क्षेत्र यमुना नदी बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिन्नत से यह नदी अपना उद्गम स्थल पाती है। 1875 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख शहर प्रयागराज, यानी जिसको पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जानते थे, प्रयागराज में यह नदी गंगा से मिलती है। यह स्थान यमुना और गंगा के मिलने के कारण संगम कहलाता है। एक सरस्वती नदी भी इस जगह पर इन दोनों नदियों को ज्वाइन करती है। चंबल नदी गंगा की अगली सहायक नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के पास जनापाव पहाड़ी से निकलती है। यह नदी उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। 1050 किलोमीटर बहने के बाद यह नदी यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदी के तौर पर हम चंबल नदी को जानेंगे। चंबल नदी यमुना की
सहायक नदी है। बाद में यमुना गंगा की में ज्वाइन होती है, इसलिए ये चंबल अंततः गंगा की भी सहायक नदी मानी जाती है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकल करके 480 किलोमीटर उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी में मिल जाने वाली दूसरी नदी है। अतः यमुना की सहायक नदियों में आप चंबल और बेतवा को याद रखेंगे। चंबल ज़्यादा लंबी और विस्तृत नदी है, बेतवा अपेक्षाकृत चंबल के थोड़ी छोटी है और यमुना को ज्वाइन करती है। ये दोनों नदियाँ यमुना को दाहिने तट से ज्वाइन करती हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर 780 किलोमीटर बह करके बाद में गंगा में मिल जाने वाली नदी है। इस तरीके से सोन नदी गंगा की डायरेक्ट सहायक नदी है। यह किसी दूसरी नदी में मिल करके सहायक नदी नहीं बनती। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि गंगा के दाहिने तट से ज्वाइन करने वाली ये नदियां हैं यमुना, चंबल, बेतवा और सोन। इस तरीके से 4 नदियां गंगा को दाहिने तट से ज्वाइन करती हैं, जबकि बाएं तट से आगे देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत में माधव टांडा स्थित गोमत ताल से निकलती है। यह नदी गंगा को बाएं तट से ज्वाइन करती है, यानी गंगा की सहायक नदियों में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। 900 किलोमीटर बह करके यह नदी जौनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की प्रमुख नदी है। घाघरा नदी मतस्तुंग हिमानी से निकल करके 1080 किलोमीटर बहने के बाद गंगा नदी में मिल जाने वाली दूसरी बाएं तट की सहायक नदी है घाघरा नदी। आपको मैं इस चीज़ को जी के यानी गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी बाएं हाथ की नदियां इस तरीके से याद करेंगे। YCBS यमुना, चंबल, बेतवा, सोन राइट साइड की नदियां मानी जाती हैं। तो इस तरीके से गंगा की 4 बाएं साइड की नदियां और 4 दाहिने साइड की नदियों के तौर पर जाना जाता है। अगली नदी गंडक नदी। यह नदी नेपाल से निकल करके 425 किलोमीटर बहने के बाद गंगा नदी में मिल जाने वाली नदी है। गंगा के बाएं तट को ज्वाइन करने वाली तीसरी प्रमुख सहायक नदियों के तौर पर हम गंडक नदी को याद रखेंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा। नदी जिस प्रवाह की ओर चलती है, आपका दाहिना हाथ उसका दाहिना है, आपका बायां हाथ उसका बायां हाथ है। गंडक नदी बाएं तट से गंगा को ज्वाइन करती है। कोसी नदी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि प्रतिवर्ष कोसी नदी में आई बाढ़ बिहार प्रदेश में आपदा जैसी बन जाती है। गोसाई धाम चोटी के उत्तर भाग से निकल करके, आपको याद रखना है, कोसी रिवर का उद्गम स्थल गोसाई धाम नामक स्थान है, जहां से उत्तर भाग से निकल करके 730 किलोमीटर बहने के बाद यह नदी भी गंगा में मिल जाती है। गंगा की प्रमुख 8 सहायक नदियां हैं, जिनमें गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना, चंबल, बेतवा और सोन को जाना जाता है। इस तरीके से गंगा प्रवाह तंत्र पूरा होता है। ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी तिब्बत की प्रमुख नदी है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इस नदी को यमुना नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चिमसयुंगडुंग हिमानी से निकल करके पश्चिम की ओर बहने वाली यह नदी है। 2900 किलोमीटर बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्रा भारत की सबसे लंबी नदी है। तिब्बत में से सांगपो, बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी। दक्षिण भारत की नदियों में आप देखते हैं, रूर क्षेत्र से बहने के कारण भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। इसे कोयला नदी भी कहते हैं।
बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में दामोदर नदी का बहुत बड़ा महत्व है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हुई यह नदी हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी के जल यातायात को एक फीडर के तौर पर यह नदी हेल्प करती है। दामोदर नदी कोयला क्षेत्र में कोयला प्रबंधन और यातायात के लिए सहायक है। महानदी उड़ीसा प्रदेश की प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिंघवा के समीप निकलती है। 858 किलोमीटर का इस नदी का लंबाई का क्षेत्र है। यह नदी कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा के पास महानदी के दाहिने साइड में नीचे की ओर चिल्का लेक की उपस्थिति है। चिल्का लेक खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है और बंदरगाहों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। गोदावरी नदी नासिक जिले के महाराष्ट्र से त्र्यंबक पहाड़ियों में से निकलकर 895 किलोमीटर बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी है। गंगा नदी जिस तरीके से उत्तर भारत में प्रमुख स्थान रखती है, दक्षिण भारत में अपनी लंबाई और प्रवाह के कारण गोदावरी उसी तरीके से मानी जाती है। इसी कारण गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और प्रमुखता के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। 1327 किलोमीटर का प्रवाह है कृष्णा रिवर का। कृष्णा नदी 1327 किलोमीटर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी के तौर पर तुंगभद्रा रिवर को जाना जाता है। तुंगभद्रा रिवर कृष्णा नदी को बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कृष्णा नदी के दाहिने तट से कृष्णा नदी को ज्वाइन करती है, कृष्णा की सहायक नदी बनती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकल करके 640 किलोमीटर बह करके कृष्णा नदी में मिल जाने वाली सबसे प्रमुख नदी है। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में और कावेरी नदी के उत्तर के बीच का जो स्थान है, जिसे हम रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं, इतिहास में बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम के बीच में संघर्ष का यह प्रमुख क्षेत्र था। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में से इस नदी का उद्गम स्थल है। 805 किलोमीटर बहाव वाली यह नदी अपने उद्गम स्थान से बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की दक्षिणतम सबसे प्रमुख नदी है। दक्षिणी भारत की सबसे दक्षिणतम स्थान पर जो प्रमुख नदी है वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी सरस्वती नदी के थोड़ा समीप नज़दीक में ही पाई जाती है। नर्मदा नदी, अब अरब सागर में बहने वाली नदियों की बात करते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों नदियां रिफ्ट घाटी से बहती हैं। रिफ्ट घाटी उस जगह का नाम होता है जहां पर दो पहाड़ों के बीच से नदी बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली रिफ्ट घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से बहती हैं। यह दोनों नदियां अपने तेज बहाव के कारण डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि इस्चुअरी बनाती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास इस नदी का उद्गम स्थल है। 724 किलोमीटर बहाव वाली यह नदी 724 किलोमीटर बहने के बाद
अरब सागर में गिर जाती है। यह नदी भी रिफ्ट वैली से बहती है, लेकिन इसकी रिफ्ट वैली उतनी स्पष्ट और गहरी नहीं है जितनी नर्मदा नदी की है। अतः अगर यह क्वेश्चन आता है कि सबसे गहरी रिफ्ट वैली किस नदी की है, तो नर्मदा को टिक करेंगे। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता के बीच बहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे उन तक भी हमारा प्रयास पहुंच सके और हमें भी हौसला मिल सके, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल और उपयोगी कंटेंट बना सकें। धन्यवाद।